फोकस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए, ये मार्च महीने के 2022 का मार्च महीने का प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण सवालें हैं। तो आज का पहला सवाल है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो महायान। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? तो स्थूलभद्र ने। एक्स ला सलैपला 1748 की संधि का क्या परिणाम हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखना है जैन धर्म से। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। मेगास्थनी द्वारा लिखित एग्रोनोमोई कौन था? तो नगर का अधिकारी। सीरिया का राजदूत डाइमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो बिंदुसार। किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? तो गंगैकोंड राजेंद्र प्रथम की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के सहित देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो रामचंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के साथ किस मुस्लिम ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली ने। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में से किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को भोज का वेश्या कहा है? तो हिंद स्वराज पुस्तक में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था से। तो भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो नागरिकों के उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति या यहाँ की सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है, यह कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अवधारणा शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एम्पेंडिक डिजीजेज एक्ट 1897। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विधायी प्रक्रिया का एक नियम किसके तहत गति पर और बहस रोक दी जा सकती है? संसदीय शब्दावली में के रूप में जाना जाता है? तो समापन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रखा है देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? तो वन अधिकार अधिनियम से। देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? तो वन अधिकार अधिनियम से। संविधान के अधिनियम से पहले लागू होने वाले सभी कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगतता की सीमा का एक शून्य होंगे। अनुच्छेद 13 के ए का सार जो इसे उद्धृत करता है रखा जा सकता है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत। कहाँ रखा जाएगा? तो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। संविधान के संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले किस सदन में पेश किया जाना चाहिए? तो लोकसभा और राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए। कोई भी विधेयक पहले लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने के बाद पारित किया जाना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 के एक। अनुच्छेद 343 के एक में कहा गया है कि भारत का राजभाषा क्या होगा? हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी आधिकारिक कार्यों के लिए भी किया जा सकता है, यानी किया जाएगा। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंद और गैर कानूनी बताया क्योंकि राष्ट्रीय नुकसान के अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 के 21 का उल्लंघन करते हैं? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत कुमार और अन्य। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रखा है
केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा संबंध में प्रसाद सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद सिद्धांत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 310। कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान की आवश्यक बुराइयों को सम्मिलित करने के लिए भी जाना जाता है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और रियासत के खिलाफ संरक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भूगोल से है। तो अगला क्वेश्चन भूगोल और विश्व भूगोल से है। भारत और विश्व भूगोल से, ठीक। भारत स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। दार्जिलिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम तट पर। दार्जिलिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है। अगला कर रखा है इसमें कि भारतीय संघ की दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट अवस्थित है अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान के बीच कौन सा है? रेड क्लिफ। पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। और भारत और चाइना के बीच कौन सा है? तो मैकमोहन लाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रखा है इसमें कि भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन लाइन अभी बताए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा है? तो रेड क्लिफ। आकार के हिसाब से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रखा है कि पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरी स्थान कौन सा है? तो मैरियाना ट्रेंच है। कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई कितनी है? तो ये प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर गहराई है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पर्यावरण से है। अगला क्वेश्चन पर्यावरण से है। तो भारत में अवस्थापित होने वाले पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसको पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। जो हमारे सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आते हैं उसको क्या करती है? ओजोन परत बचाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रखा है जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टांसले ने किया था। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है तो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों के सहायतार्थ के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रखा है कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुभीद क्यों होते हैं? तो ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधा द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक। अगला है वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण है तो प्राकृतिक आवास का नष्ट यानी मनुष्य जो है प्राकृतिक आवासों का यानी जंगल वंगल को काट रहा है। और वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्य व्यापार यानी अन्य प्राणियों को व्यापार के रूप में उसकी खाल सींग का उपयोग किया जा रहा है। और ये भी एक कारण है विलुप्तीकरण का। जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि यानी मानव की जो जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हो रही है तो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे प्राकृतिक का दोहन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र पादपों का व प्राणियों के पारिस्थितिकी संबंधों का आधार क्या है? तो पोषण संबंध है। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के परस्पर संबंधों का आधार क्या है? तो पोषण संबंध है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो गोवा में। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। मरुस्थलीभवन किससे होता है?
यानी डिजर्सिफिकेशन। वहीं यानी मरुस्थलीभवन किससे होता है? तो बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा का कारण। यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होगा और कम वर्षा होगा तो वहाँ पर तो मरुस्थल का धीरे धीरे बढ़ेगा ही। यानी मरुस्थलीभवन का मतलब मरुस्थलीय जमीन का बढ़ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से। चलिए देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड यानी सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को। ध्यान रखना है सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो 1988 को हुआ था। इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया, इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंक थे उस समय। कुल कितने बैंक थे? तो 14। 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय कुल 14 बैंक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रखा है इसमें बजट घाटा यानी बजट डिफिसिट का अर्थ है तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चों के अंतर। कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चों के अंतर। मुद्रा अवमूल्यन यानी करेंसी डिवैल्यूएशन का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त मुद्रा प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। जिसमें इस समय हुआ है रसिया और यूक्रेन वार को लेकर। रसिया का जो है यानी बाहर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल से उनका प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे रसिया का जो मुद्रा है उसका मुद्रे का मूल्य क्या हो रहा है? इस समय गिर रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य गिरना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने के लिए सहायक होगा? तो अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रखा है कि भारत के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। यानी मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रखा है सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया है? तो बीमा विकास निगम। बीमा विकास निगम। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग के द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो 3 बार किया गया है। कितनी बार? तो 3 बार किया गया है। अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान और तकनीकी से है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिससे लोग निद्रा के बार बार थोड़ी थोड़ी से देर में श्वसन संबंधित होता रहता है। अस्पताल में किस विभाग के कैथ लैब होगी? तो कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में। कैथ लैब कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का स्राव समाप्त हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है? स्राव समाप्त हो जाता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण का कारण हो सकता है तो त्वचा कैंसर हो सकता है। कोरोनरी धमनी रोगों जिसे आमतौर पर CAD कहते हैं है एक प्रकार का हृदय रोग है। CAD क्या है? एक प्रकार का हृदय रोग है। बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार करते हैं तो घुटने के जोड़ों का। किस व्यक्ति द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होना चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के आधी
होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठने वाली अधिक आसान होता है, यानी उठाने से अधिक आसान होता है। क्यों? कि पत्थरों को लुढ़कने के लिए किया गया कार्य इसे उठाने में अपेक्षा कम होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होता है। विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। शिक्षा और मानव बल से हमारे पाठ स्थूल को आरंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए कहा था। तो स्पेंसर ने कहा था। किसने कहा था? तो स्पेंसर ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा खेल कूद से है। चलिए देखते हैं खेल कूद में सबसे पहले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ओलंपिक पदक के अपने नाम किया था? तो लिएंडर पेस ने। ध्यान रखना है, सबसे पहले किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक पदक अपने नाम किया था? तो लिएंडर पेस ने। ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? तो मैरी लीलारो। मैरी लीलारो। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। नेट वेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। कबड्डी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 7। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में। दुबई यूएई में है। दुबई में। बनाना किक किस खेल से संबंधित शब्द है? तो फुटबॉल से। बनाना किक जो है किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक म्यूजियम स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रखा इसमें हॉकी में कितनी दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? तो 8 गज। 8 गज यानी 24 फीट। 8 गज यानी 24 फीट। तो ध्यान रखना है, हॉकी में कितने दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? तो 8 गज। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो सिक्के नायडू। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? प्रथम कप्तान सिक्के नायडू। कृषि से देखते हैं सवाल। एग्रोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? एग्रोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो नाइट्रेट पीटर डी करेसेंजी। नाइट्रेट पीटर डी करेसेंजी को। धान का वनस्पतिक नाम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम? ओराइजा सेटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज। मक्का का यानी वनस्पतिक नाम क्या है? तो जिया मेज। चने का वनस्पतिक क्या नाम है? तो साइसर एरिटीनम। साइसर एरिटीनम। चना का क्या नाम है? तो साइसर एरिटीनम। धान के ड्रम कल्चर तकनीक का संबंध है पानी की बचत से। धान का जो है ड्रम कल्चर तकनीक का संबंध किससे है? तो पानी की बचत से। दलहनी फसलों में बीज का उपचार हेतु कौन सी कल्चर अपनाए जाते हैं? तो राइजोबियम। दलहनी फसलों में बीज उपचार हेतु कौन सी कल्चर अपनाते हैं? तो राइजोबियम। पूरे विश्व में कौन सी फसल कृषित क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो गेहूं। यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं ही होता है। पूरे विश्व को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। जगन्नाथ है चावल की एक उत्परिवर्तित किस्म है। जगन्नाथ क्या है? चावल की एक उत्परिवर्तित किस्म है। अगला कह रखा है इसमें कि भारत की पहली जादुई धान यानी मिर्कल राइस किसे कहा जाता है? तो जाया को जादुई धान भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर से सवाल। कंप्यूटर से सवाल क्या क्या है। कह रखा है साइबर लॉ में DOS का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा रूप क्या होता है? तो डिनाइयल ऑफ सर्विस। DOS का क्या फुल फॉर्म होता है? तो डिनाइयल ऑफ
सर्विस। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी की संबंधित है? तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर जो है किस पीढ़ी से संबंधित है? तो चतुर्थ पीढ़ी से। वो मेमोरी यूनिट जो सीपीयू में सीधी संपर्क में रहता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सिलियरी मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी कहलाता है। अगला है कि अप्रथनीय संवेदन प्रणाली यानी एब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना कहलाता है स्पैम। क्या कहलाता है? स्पैम। हाल ही में मिटाए गए फाइल यानी रिसेंट डिलीटेड फाइल जमा स्टोर होते हैं तो रिसाइकल बिन में। कहाँ जमा होते हैं? तो रिसाइकल बिन में। लॉजिकल अनुक्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है तो सॉर्टिंग। क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। बाहरी आक्रमण से नेटवर्कों को बचाने के तरीका होता है तो बाहरी आक्रमण से जो होता है नेटवर्कों को बचाने का तरीका क्या होता है? तो फॉर्मेटिंग। बाहरी आक्रमणों से नेटवर्कों को बचाने का तरीका फॉर्मेटिंग होता है। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कहा जाता है उसे, नेटवर्किंग। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाना कहलाता है ब्राउजिंग। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो प्रमाणीकरण। 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 चलते हैं अब विविध में। विविध में देखते हैं विविध में क्या क्या है। सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? तो गुजरात का। सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? तो गुजरात का। जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरी ऑफ चैरिटी। मिशनरी ऑफ चैरिटी। मिशनरी ऑफ चैरिटी। कंबला खेल कहाँ का है? खेल है तो कर्नाटक का है। कंबला खेल जो है कर्नाटक का है। कंबला कर्नाटक का। इसमें गायों बैलों को दौड़ाया जाता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में किनको गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? तो सितारा देवी को। जैन धर्म के पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था? तो ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य। उदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पखवाज। उदऊ सिंह पखवाज। बम्बू नृत्य किस आदिवासी का नृत्य है? तो कुकी और नागा जनजातियों का क्या है? नृत्य है बम्बू नृत्य। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मुडिया। गौर नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो मुडिया। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महात्मा बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तो आज का इस सवाल था इतना, और अब अगले वीडियो में भी अगला यानी अगले सार संग्रह को लेकर आएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।